वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ के बारे में। जो न्यूज़ मैं यहाँ पर कवर करूँगा वो जनवरी से लेकर मई तक के बीच की होंगी। तो इस न्यूज़ को मैं लगभग 4 से 5 पार्ट में कवर करूँगा। तो मेरा ये मानना है कि जो आपका अपकमिंग एग्जाम्स है, जैसा कि SBI PO या फिर आपका NICL का एग्जाम है या फिर कोई और भी एग्जाम है, देना बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, वहाँ पर ये क्वेश्चंस आने की संभावनाएं रहेंगी। तो मैं इसको 4 पार्ट में कवर करूंगा और आपको ब्रीफ में भी बताऊंगा उनके पॉइंट्स। तो अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का नया अपडेट आप तक आता रहे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने डाउट पूछ सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले जो न्यूज़ है, इसमें गवर्नमेंट ने क्या है प्रपोज किया था, पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड RBI के अंदर। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि जो ये पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड RBI में प्रपोज किया गया है, इसमें टोटल कितने मेंबर्स कही गई है बात। तो ये टोटल यहाँ पर 6 मेंबर्स की बात कही गई है, ठीक है। और जो हमारे यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर हैं अरुण जेटली जी, इन्होंने इसको प्रपोज किया था। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है कि इसके हेड कौन है। हेड हैं उर्जित पटेल जी, ठीक है, ये RBI के गवर्नर, ये इसके हेड होंगे। फाइन। दूसरा चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि ये क्यों बनाया गया है। जो भी हमारे यहाँ पर पेमेंट इकोसिस्टम है, इसमें जो भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होंगे उसके लिए इसकी शुरुआत की गई। और दूसरा पॉइंट ये नोट आप कर सकते हैं यहाँ पर कि जो फाइनेंस बिल 2007 लाया गया उसमें इसका प्रपोजल दिया गया। ओके, तो आपसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, तो आप इस पॉइंट को नोट कर लें। अगला जो सेकंड पॉइंट है, इसमें दोस्तों क्या किया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 75 लाख की पेनल्टी लगाई किसके ऊपर, बॉम्बे मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि कुछ KYC और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस वहाँ पर पाए गए, जिसकी वजह से RBI ने ये उनके ऊपर पेनल्टीज लगाई। ओके, तो ये आप नोट कर लें किसके ऊपर लगाया, कितना अमाउंट की पेनल्टी लगाई और क्यों लगाई। क्योंकि वायोलेशंस हुए हैं नॉर्म्स में, जो KYC को लेकर RBI की गाइडलाइंस है, नो योर कस्टमर, तो उसको लेकर, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, तो इसके ऊपर ये पेनल्टी इम्पोज की गई। ओके, अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जा सकता है कि RBI ने कौन सी बैंक के लिए 1 बिलियन 1000 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो देने के लिए कहा। तो ये किसको कहा, नेपाल राष्ट्र बैंक, जिसकी हम बात करते हैं NRB, कई बार शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखा जाता है। दूसरी चीज़ ध्यान रखना है कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो हमारे यहाँ पर 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। तो क्या हुआ था कि उस टाइम पर जो नोटों का सर्कुलेशन था नेपाल राष्ट्रीय बैंक के लिए, वो टाइम पर नहीं हो पाया। ओके, दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि नेपाल राष्ट्रीय बैंक है क्या। ये दोस्तों नेपाल राष्ट्रीय बैंक जो है ये नेपाल का सेंट्रल बैंक है। जैसे हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, ओके, जो कि बैंकिंग को रेगुलेट करता है एक तरह से। तो ऐसे ही ये नेपाल का सेंट्रल बैंक है। ओके, तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर जो आपको नोट किया है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि पर कैपिटा इनकम जो है भारतीय लोगों की जो है वो 1 लाख से ऊपर क्रॉस कर गई है फाइनेंशियल ईयर 2017 में। अब मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देना चाहूँगा कि पर कैपिटा इनकम है क्या। ध्यान रखिए कि अगर एक परिवार या मैं एक समूह की बात करूँ तो वहाँ पर 5 एंटिटी हैं। पहली एंटिटी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर इस एंटिटी की जो एक एनुअल इनकम है वो कितनी है, 25,000, इनकी है 10,000, इनकी भी 10,000, इनकी 16,000 और इनकी 21,000। तो अगर मुझे पर कैपिटा इनकम निकालनी है तो मैं क्या करूँगा कि सारे लोगों को ऐड करूँगा और इनको डिवाइड कर दूंगा 5 से। मतलब अल्टीमेटली मैं क्या निकाल रहा हूँ, यहाँ पर एवरेज निकाल रहा हूँ। तो ये क्या हो जाती है, एक पर्सन की पर कैपिटा इनकम हो जाती है। तो आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ बहुत सारे रिच लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसे कमाते होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 20,000 कमाते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे दोस्तों जो 20 करोड़ कमाते होंगे। तो अगर आपको पर कैपिटा इनकम निकालनी है तो हम क्या करते हैं, इनका एवरेज, अगर 2% का एवरेज लेकर हम वहाँ पर कैपिटा इनकम निकाल देते हैं। ओके, US की दोस्तों पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी कम लोग हैं और उनकी सैलरी जो है वो इन कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो भारत की जो पर कैपिटा इनकम पहले थी 93,293, लेकिन अब वो बढ़कर 1 लाख से ऊपर हो गई है। तो ये आंकड़े भी आपको पता होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि ये आंकड़े जारी कौन करता है। ये दोस्तों जो डेटा रिलीज करता है CSO। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म याद कर लें आप यहाँ पर, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ओके, तो अभी क्या हुआ कि फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ द नेशनल इनकम जो 2016-17 के किसने रिलीज किए, CSO ने। और जो CSO ने कहा कि जो इंडिया की GDP है एक्सपेक्टेड दिखाया, उन्होंने स्लो डाउन कितना दिखाया, 7.1% ड्यूरिंग द 2016-17 एंड 7.6% इन द प्रीवियस फिस्कल। ठीक है, तो ये चीज़ आप आंकड़े भी यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों कहा गया है, इसमें कहा गया है कि रीशेड्यूल्ड एजुकेशन लोन विल नॉट कंसीडर्ड फॉर द कंप्यूटिंग NPAs। ये RBI ने कहा है। NPA क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बैंक क्या करती है, लोगों को लोन देती है। अब लोन अगर बैंक ने किसी पर्सन को लोन दिया तो अगर वो एक
पार्टिकुलर टाइम के बाद में रिटर्न नहीं कर रहा है तो वो किस में आ जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में। तो ये लिमिट क्या है, 90 डेज प्लस है। ओके, 90 दिन तक अगर बैंक के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है लोन रिकवरी की तो वो समझ लेता है कि अब तो ये एनपीए हो गया है। ठीक है, तो इसमें आरबीआई ने अभी हाल ही में कहा है कि रीशेड्यूल्ड एजुकेशन लोन जो है वो इसमें कवर नहीं किए जाएंगे, एनपीए में नहीं आएगा। ऐसा रीशेड्यूल्ड एजुकेशन लोन है क्या, सपोज करें कि कोई एक बैंक है ए और इसने किसी एक एक्स पर्सन को 1 लाख रुपए, ठीक है, ये लोन दिया। अब इसके बाद में एक प्रॉपर डेडलाइन थी कि 3 साल के बाद आप इसको वापस करोगे विद इंटरेस्ट। तो 3 इयर्स के बाद में पर्सन जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रहा और उसकी डेडलाइन आगे बढ़ा दी गई कि आप अगले 6 महीने के बाद में अब आप लोन दे सकते हो। फिर एक बार फिर बढ़ा दिया गया 6 मंथ के लिए। तो ऐसा क्या है, 3 बार एक्सटेंशन हो सकता है, बैंक अलाउ करेगी आपके लिए, लेकिन वो 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं होगा, ईच नॉट मोर देन 6 मंथ। तो इसको हम कहते हैं रीशेड्यूल एजुकेशन लोन। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये एनपीएस की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एनपीए की कैटेगरी में किसको नहीं रखा जाएगा, ये आरबीआई की गाइडलाइंस हैं। तो आप ये दोस्तों फैक्ट नोट डाउन कर लें। यहाँ से क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये वीडियोज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, तभी आपके लॉजिक और आपको कुछ नई जानकारी यहाँ पर मिल पाएगी। अगला जो दोस्तों पॉइंट है, इसमें कहा गया कि आरबीआई ने स्लैप किया है किसको, 5 फॉरेन बैंक को। किस लिए, उन्होंने फेमा का वायलेशन किया है। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेमा एक्ट ये है क्या। फेमा का मतलब होता है दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ओके, ये 1999 है। तो आप ये चीज़ तो अभी यहाँ पर नोट कर लें। अब देखो, आपने देखा कि ये है इंडिया, एज्यूम कर लो, और ये है दोस्तों जापान। ओके, तो जापान की कंपनीज बैंक आकर यहाँ पर इंडिया में बिजनेस कर रही हैं। तो कुछ क्या होता है कि फॉरेन जो एक्सचेंज होता है, ठीक है, तो अगर कोई करेंसी में किसी भी तरीके का आदान प्रदान हो रहा है तो उस पर पूरी की पूरी पकड़ आरबीआई की होती है। ओके, तो फेमा कानून के अंतर्गत आप देखते हैं कि कोई एक एनजीओ है, उसको कहाँ से फंडिंग मिल रही है, इसका भी डेटा होम मिनिस्ट्री उसको मॉनिटर करता है। ओके, तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि फेमा की गाइडलाइंस को वायलेट किसने किया है, 5 बैंकों ने। इसलिए आरबीआई ने उनको पेनल्टी इम्पोज किया है। और उनमें बैंक कौन सी है, डच बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबी एंड द रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है, तो ये फंडा भी आपको यहाँ पर पता होना जरूरी है। अगला जो दोस्तों पॉइंट है, इसमें क्या है कि एनके सिंह पैनल है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है किस पर, एफआरबीएम एक्ट पर। तो सबसे पहले आपको जानना होगा एफआरबीएम एक्ट है क्या। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। ठीक है, और इस एक्ट में एक पैनल गठित किया गया था इस एक्ट के लिए। तो वो पैनल की अध्यक्षता किसने की थी, उनका नाम था एनके सिंह। ठीक है, तो एनके सिंह पैनल ने अपनी रिपोर्ट अभी हाल ही में की है। तो जो चेंजेस उसने बताए हैं इस फॉलोइंग एक्ट में, तो उनकी बात यहाँ पर की गई है। तो सबसे पहले आप ये यहाँ पर नोट करें कि 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसको असाइन किया गया कि आप पिछले 12 सालों का एफआरबीएम का जो डेटा है उसको कंपाइल करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, उसको उस पर आपको वर्क करना है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो 2003 है, एफआरबीएमए एक्ट, ये पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया और ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बताता है। ओके, दूसरी चीज़ क्या है कि ये किस पर वर्क करता है, रिड्यूस करता है कि इंडियाज फिस्कल डिफिसिट, जो भारत का राजकोषीय घाटा है उसको भी ये मॉनिटर करता है। तो हमें केवल ये जानना है कि एफआरबीएम एक्ट की फुल फॉर्म क्या है और इसके लिए कौन सी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। तो वो बातें मैंने यहाँ पर क्लियर की हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि मार्केट रेगुलेटर जो है सेबी, देखो एक चीज़ का ध्यान रखना कि सेबी जो है वो कौन है, वो है कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसने क्या है कि जो मर्जर्स और एक्विजिशंस होते हैं इनकी नॉर्म्स को और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया। आप देखते हैं कि कोई एक एक्स कंपनी है, इसको टेक ओवर कोई बाई कंपनी कर लेती है, तो उसके स्टेक होल्डर भी ये टेक ओवर करती है। तो इसके सिलसिले में सेबी ने अपनी गाइडलाइंस दी है, अपने नॉर्म्स को और ज़्यादा मजबूत किया है। टाइटेंस का मतलब होता है उसको और ज़्यादा मजबूत करना। तो हम इस पॉइंट को समझते हैं। द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर ऑफ इंडिया सेबी, जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने क्या किया कि नॉर्म्स फॉर द मर्जर एंड एक्विजिशन से इनको और भी ज़्यादा मजबूत किया है कि कोई भी एक अनलिस्टेड कंपनी है, अगर वो लिस्टेड एंटिटी के साथ में उसका टेक ओवर या मर्जर हो रहा है, तो उसके लिए इन्होंने अपने आंकड़े दिए हैं कि किस तरह से उस पर हमें उसको मॉनिटर करना है, उसको देखना है। ओके, अगला जो मुद्दा है इसमें कहा गया है द पब्लिक शेयर होल्डिंग ऑफ द रिजल्टेंट एंटिटी। क्वेश्चन आपका इस लाइन से बनेगा, बहुत ही ध्यान से देखना। इसमें कहा गया द पब्लिक शेयर होल्डिंग ऑफ द रिजल्टेंट एंटिटी
created by the merger of an unlisted and a listed company has to be more than 25%। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी वहां पर होनी चाहिए। ये जो सेबी के नए गाइडलाइंस जो मर्जर्स और एक्विजिशंस को लेकर आए हैं, तो इसमें कितने आंकड़े दिए, 25% की बात की गई। यहीं से आपका की क्वेश्चन पूछा आता है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जो द अनलिस्टेड एंटिटी कैन ओनली मर्ज विद दोज कंपनीज दैट आर लिस्टेड ऑन एक्सचेंज सच एज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE एंड BSE। तो जो अनलिस्टेड एंटिटी है वो केवल उसका मर्जर जो है उन कंपनीज के साथ में हो सकता है जो दोस्तों आपकी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टेड है। तो ये गाइडलाइंस जो है सेबी ने इनको दिया है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, इसमें बात की गई है CCEA ने अभी अप्रूवल दिया है कि 5 ऐसी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इनको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया जाएगा। तो पहले हम जानते हैं CCEA क्या है। ये दोस्तों है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। तो इसने क्या है कि अभी अपना एक अप्रूवल दिया है कि जिसमें इसने 5 गवर्नमेंट ऑन जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जिसमें आप नाम नोट डाउन कर लें, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस और नेशनल इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। तो इनको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने के लिए कहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर ये कहता है द लिस्टिंग will open the way for the companies to raise resources from the capital market to meet their fund requirement। अब अगर आपने देखा कि कोई इंश्योरेंस कंपनी जो है, अब वो अगर उसको अप्रूवल मिल गया है स्टॉक एक्सचेंज के साथ में, वो लिस्ट हो गई है, तो अब ये क्या करेगी, ये कंपनी अब अपने शेयर मार्केट में लॉन्च करेगी। जैसे ये शेयर मार्केट में लॉन्च करेगी तो जो जनता है भारत की, वो क्या करेगी, इन शेयर को परचेस करेगी। जब वो इन शेयर को परचेस करेगी तो क्या है कि अल्टीमेटली जो इंश्योरेंस कंपनी होगी इसके पास में क्या है, फंड रेजिंग की जो इसकी प्रॉब्लम है सॉर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो यही है कि फंड रेज करने के लिए कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं और वो अपने शेयर्स बनाते हैं, क्योंकि जब उनको प्रॉफिट होता है तो आपको भी प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये मैकेनिज्म कुछ इस तरह से काम करती है। अगला जो दोस्तों पॉइंट है, इसमें कहा गया है, गवर्नमेंट ने सीधा कहा है कि जो कोऑपरेटिव बैंक है वो कोई भी डिपॉजिट अगर PMGKY के अंतर्गत होगा तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब हम जानते हैं कि PMGKY है क्या। दोस्तों PMGKY की फुल फॉर्म आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछी जाएगी, तो आप इसको पढ़ लें। यह है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर PMGKDS लिखा हो तो वहां पर आप पढ़ेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट स्कीम। अब मैं आपको बताता हूं कि ये स्कीम है क्या। देखिए हमारे यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास में आय से अधिक संपत्ति है, तो गवर्नमेंट बार बार उनको चांसेस देती आ रही है कि अगर आपके पास में आय से अधिक संपत्ति है तो आप उसको डिस्क्लोज करिए, उस पर अपना फाइन सबमिट करिए और उसके बाद ही आप अपनी उस तरीके को लीगलाइज कर पाएंगे, ओके। फिर भी लोग नहीं माने तो गवर्नमेंट उनके लिए फाइनली लास्ट मोमेंट पर एक स्कीम लेकर आई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट स्कीम, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ऐसे लोग जिनके पास आय से अधिक संपत्ति है, तो इस स्कीम का कहना यह है कि 30% टैक्स प्लस 30% सरचार्ज ऑन द टैक्स, ठीक है, ये चीज, और 10% पेनल्टी इज प्रपोज टू बी लीव्ड ऑन द अनडिस्क्लोज्ड इनकम। जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है उसके ऊपर ये जो है पेनल्टीज लगाई जाएंगी। उसके बाद में दोस्तों एक बात कही गई है कि जो 25 जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उसका 25% क्या है, वो आपकी एक तरह से 4 साल के लिए डिपॉजिट करके रख दी जाएगी, लेकिन उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा, इंटरेस्ट फ्री होगा, और 25 आपको दे दिए जाएंगे, ओके। तो एक मैं छोटा सा आंकड़ा बताऊं, अगर आपके पास में 100 रुपीज़ है, ओके, तो आपने ये माना कि 50% जो है आपके पास टैक्स आपका लग गया, तो आपके पास क्या बचा, 50 रुपीज़, 50% बचा। अब इस 50 का जो 25% है ये 4 वर्षों के लिए रख दिया जाएगा, ओके, और ये 4 वर्ष के बाद आपको दे दिया जाएगा, लेकिन इस पर इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपके हत्ते क्या आया, 25%। तो एक छोटा सा आंकड़ा आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अगला जो दोस्तों पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि BCSBI टू ऑर्गेनाइज नो योर राइट्स प्रोग्राम। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म, क्योंकि बैंकिंग के एग्जाम्स में आपसे फुल फॉर्म जरूर पूछी जाती है, तो ये क्या है, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया, BCSBI, ठीक है। तो जो आपके राइट्स होते हैं तो उनको ये प्रोटेक्ट करता है। टू एजुकेट अवेयरनेस ऑन बैंकिंग कोड्स एट अ ग्रास रूट लेवल, बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर लोगों को बैंकिंग की जो सर्विसेज हैं या फिर उसके एडवांटेज हैं या फिर जो उनके राइट्स हैं उनको बताना। तो उसके लिए ये एक बोर्ड है जिसका गठन किया जा चुका है ऑलरेडी, तो इस बोर्ड की फुल फॉर्म आपको पता होनी जरूरी है, ठीक है। अब BCSBI इसके CEO कौन है, एनर्स एरास, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में।
अब एक जो पॉइंट है इसको आप नोट डाउन कर लें कि BCSBI जो है ये एक इंडिपेंडेंट बैंकिंग इंडस्ट्री है। अगर आपसे इंटरव्यूअर भी ये क्वेश्चन पूछता है कि आप BCSBI के बारे में कुछ जानते हैं तो आप उसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या है? इंडिपेंडेंट बैंकिंग इंडस्ट्री है, एक तरह से एक वॉच डॉग भी है, मतलब कि ये निगरानी रखता है जो कि प्रोटेक्ट करेंगे कंज्यूमर्स ऑफ बैंकिंग सर्विसेज इन इंडिया। जो भी कंज्यूमर्स के राइट्स हैं बैंकिंग में उसको ये प्रोटेक्ट करता है। द बोर्ड ओवरसी कंप्लायंस विद द कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट एंड कस्टमर्स, ठीक है, तो इसको ये चीज़ डील करते हैं। तो आप यहाँ पर आपको कुछ आइडिया, एक बेसिक फिनोमेना यहाँ पर पता चल गया होगा। अगला जो दोस्तों पॉइंट है इसमें कहा गया है कि 30 मोर कंट्रीज टू ज्वाइन एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों AIIB की। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो जनरली पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि AIIB इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है ये एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अभी कितनी कंट्रीज इसको ज्वाइन करने वाले हैं? 30 से अधिक कंट्रीज ज्वाइन करने वाले हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है चाइना, बीजिंग में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? जीन लिक्विन, ये। ओके, अब भारत की इसमें हिस्सेदारी कितनी है? शेयर होल्डर कितने हैं? सबसे ज़्यादा स्टॉक होल्डर कौन है? तो चाइना जो है वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। और उसके बाद क्योंकि क्या है कि ऑफ द बैंक हैविंग 26.6% वोटिंग शेयर्स, ठीक है, इसके पास में, चाइना के पास में कितना है? 26.6% वोटिंग शेयर्स हैं। भारत जो है सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है जिसमें 7.5% है। उसके बाद में रसिया आता है 5.93% और जर्मनी आता है 4.5%। तो ये आंकड़े आपको पता होने चाहिए। एटलीस्ट भारत जो है सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ आप यहाँ पर ये नोट डाउन कर लें कि जो ये कंट्रीज आए हैं तो क्या है, द फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन ऑफ द चाइना, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन रिवील की, जिनका नाम क्या है? हुआ है चोंग। तो इन्होंने कहा है कि 30 से ज़्यादा कंट्रीज जो हैं उन्होंने अप्लाई किया है AIIB को ज्वाइन करने के लिए। इस वजह से ये न्यूज़ में आया। तो आपको जो यहाँ से यहाँ तक की न्यूज़ है ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑफिशियली इस्टेब्लिश्ड विद 57 फाउंडिंग मेंबर्स हैं। इसमें 57 जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। और इसकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है? ये $100 बिलियन। मैं आपको सारी बैंक के बारे में अपकमिंग डेज में बताऊंगा, जिसमें मैं ब्रिक्स का भी बात करूंगा, ADB की बात करूंगा, AIIB की बात करूंगा, वर्ल्ड बैंक की बात करूंगा। आपको ये बेसिक फिनोमेना बताऊंगा ताकि अगर एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आता है आप उसको आसानी से बना सकें। अगला जो दोस्तों पॉइंट है इसमें कहा गया है कि भारत को सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से मिली? तो मिली कहाँ से? सिंगापुर से। आपके एग्जाम्स में एज इट इज क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। इंडिया हैज़ रिसीव द मैक्सिमम FDI फ्लोज, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI की फुल फॉर्म है। तो ये सिंगापुर से मिला है 2015-16 में, ओके, फॉलोड बाय द मॉरिशस, द US, द नीदरलैंड एंड जापान। तो उसके बाद मॉरिशस हैं, US हैं, नीदरलैंड है, जापान, लेकिन सिंगापुर से सबसे ज़्यादा बिजनेस जो है इन द टर्म्स ऑफ FDI भारत में आया। इंडिया अट्रैक्टेड $13.69 बिलियन FDI फ्रॉम सिंगापुर इन दैट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ये 2015-16 के आंकड़ों की बात की गई है। और आप कहेंगे 16 और 17 के आंकड़े आपको इस साल के एंड में बताए जाएंगे। अगला जो दोस्तों पॉइंट है इसमें कहा गया कि IMF ने कट कर दिया है भारत की जो ग्रोथ रेट है 6.6% ड्यू टू डीमोनेटाइजेशन। तो ये न्यूज़ जनवरी की है, जनवरी की। तो इसमें क्या है कि IMF ये है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं कि IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स में। DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसकी CEO काफ़ी टाइम से हैं, क्रिस्टीना लेगार्डे। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए IMF ने जो कट किया है, ठीक है, जो ग्रोथ फॉरकास्ट जो है करंट फिस्कल ईयर के लिए कितना 7.6% पहले था, फिर कितना कर दिया 6.6%। तो ये आंकड़े अगर आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आप इनको यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ग्लोबल ग्रोथ जो है वो कितनी फॉरकास्ट की है कि ग्लोबल लेवल पर, विश्व स्तर पर, तो वो कितनी है 3.4% इन फाइनेंशियल ईयर 17, ठीक है, और अगेंस्ट द 3.1 इन 16, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अगली चीज़ क्या है कि जो वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट कितना किया है ग्लोबल ग्रोथ के लिए 2.7% इन 2017, और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है? जिम योंग किम। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगला जो दोस्तों पॉइंट है इसमें बात की गई है पेमेंट बैंक से रिलेटेड। तो पेमेंट बैंक के बारे में आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी बैंक ने अप्लाई किया है, जैसे एयरटेल का पेमेंट बैंक भी है, ओके। तो इसी तरह से न्यूज़ क्या आई कि जो इंडिया पोस्ट है उसको रिसीव मिल गया लाइसेंस कहाँ से? RBI की ओर से, कि अब वो पेमेंट बैंक के ऑपरेशन जो है भारत में कर सकती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर भारती एयरटेल और डिजिटल पेमेंट फर्म जो पेटीएम है,
इनको भी ऑलरेडी मिला। पेटीएम का तो फंक्शंस भी स्टार्ट हो चुका है, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। ओके, और गवर्नमेंट ने क्या अपॉइंट किया था, एपी सिंह, और ये एंटिम एमडी और सीईओ हैं किसके, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर नोट कर ले। अगला जो मुद्दा है, इंडिया पोस्ट ने क्या कहा कि जो उसके ऑपरेशंस हैं, ठीक है, तो इंडिया पोस्ट किक्ड ऑफ इट्स ऑपरेशंस बाय रोलिंग आउट पायलट सर्विसेज इन रायपुर एंड रांची। तो इस फैक्ट को भी आप नोट कर लें। द पेड अप इक्विटी ऑफ द न्यू बैंक इज 800 करोड़, ऑफ विच द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी इन्फ्यूज 275 करोड़। दोस्तों, इन्फ्यूज़ एक ऐसा टर्म होता है जो कई बार आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं इकोनॉमिक टर्म में यूज़ होता है। तो आप देखते हैं कि अगर कोई बैंक है, ओके, तो ये है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या है कि अगर सपोज करिए कि 500 करोड़ रुपीज़ इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, वो इसमें इन्फ्यूज़ करेगी। ठीक है, तो आप देखते होंगे कई बार ये टर्म लिखी होती होगी कि गवर्नमेंट इन्फ्यूज़ रुपीज़ 500 करोड़ टू दिस बैंक। तो ये चीज़ें आप आती हैं। इन्फ्यूज़ का मतलब होता है कि उसमें इन चीज़ों का विलय करना, मतलब कि इसमें इस तरीके से उसको प्रवेश कराना। ओके, अगला जो दोस्तों पॉइंट है, इसमें कहा गया कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो है इसने एक्वायर क्या किया है, 8.41% स्टेक इन फिनो पेटेक फॉर ₹100 करोड़। अब आ जाते हैं इस न्यूज के ऊपर। तो ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस जो है इसने एक्वायर क्या किया है, 8.41% जो है स्टेक है किसमें, फिनोटेक लिमिटेड, जिसको हम एफपीएल भी कहते हैं। ठीक है, और टोटल कंसिडरेशन कितना है, 1000 करोड़ का। तो यहाँ से ये आपके आंकड़े पूछे जाएंगे। ओके, और एक पॉइंट और नोट करें कि एफपीएल जो है प्रोवाइड करता है टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि एफपीएल ये क्या है कि वाज ग्रांटेड पेमेंट बैंक लाइसेंसेस बाय द आरबीआई। तो ये जो पॉइंट हैं ये जरूरी भी है, और आपसे इन्हीं में से कहीं कोई पॉइंट एक पूछ लिया जाएगा। अगला जो दोस्तों पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस जो है इसने लॉन्च किया है अपना स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर नोट कर लें। अब ये है कहाँ का, ये है बनारस का। वाराणसी बेस्ड उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस जो है started operating its banking business at Utkarsh Small Finance Bank to cater to the needs of the poor mainly in the northern belt। जो नॉर्दर्न में रहने वाले हैं इनको ये सर्विसेज मुहैया कराई जाएंगी। ओके, और यूकेस कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको हम सीडीसी कहते हैं, इसने इन्फ्यूज कितना किया है, 150 करोड़ इन द टीयर 2 कैपिटल ऑफ द कंपनी, टीयर 2 कैपिटल इन द कंपनी। मैंने आपको अभी हाल ही में बताया था कि टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 ये 3 टाइप के सिटीज़ होते हैं। ओके, तो टीयर 1 में जो हम एक्स सिटी भी बोलते हैं, टीयर 2 को हम बाई सिटी भी बोलते हैं, टीयर 3 को हम जेड सिटी भी बोलते हैं। तो अगर आप इसमें क्या है कि जो आपका एचआरए होता है, ठीक है, वो यहाँ पर वेरी करता है। अगर कोई भी एम्प्लॉय टीयर 1 सिटी में अपॉइंटेड है और कोई एम्प्लॉय टीयर 2 सिटीज़ में है, तो इनको जो एचआरए कंसिडरेशन है वो इनका सिटीज़ वाइज मिलेगा। तो इसको हम एक्स सिटी भी बोलते हैं और इसको हम बाई सिटी भी बोलते हैं, इसको हम जेड सिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी जब मैंने आपको एसएससी की वैकेंसीज के बारे में बताया था तो मैंने सैलरी स्ट्रक्चर में ये चीज़ें बताई थी। ओके, एक पॉइंट आप यहाँ पर ये नोट कर लें कि उत्कर्ष द थर्ड कंपनी टू ऑपरेट अ स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफर कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑल ऑफ विच गॉट फाइनल अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई टू ऑपरेट द बैंकिंग बिजनेस। ठीक है, अगला जो दोस्तों पॉइंट है ये बहुत ही जरूरी है। इसमें क्या हुआ है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसने टाई अप किसके साथ किया है, magicbricks.com। तो देखो magicbricks.com क्या है, रियल एस्टेट की बहुत ही बड़ी कंपनी है। ओके, और इसके साथ में टाई अप किया है। अब टाई अप क्यों किया है उसकी भी हम जानकारी यहाँ पर लेते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टाई अप विद ऑनलाइन क्लासिफाइड फोल्डर magicbricks.com टू कंडक्ट ज्वाइंट मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड हेल्प रिजुविनेट द रियल एस्टेट सेक्टर। ठीक है, तो रियल एस्टेट सेक्टर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और इसको बैंकिंग फाइनेंशियल सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, या फिर इसको जो भी बैंकिंग के साथ जोड़ा जाए, ठीक है, लोन अप्रूवल हो सके, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उनके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का और मैजिक ब्रिक्स का कोलेबोरेशन हुआ है। ठीक है, टू किक स्टार्ट द एमओयू, एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो एसबीआई और मैजिक ब्रिक्स जो है लॉन्च करने वाले हैं क्या, सील द डील कैंपेन। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मैजिक ब्रिक्स इन दोनों ने मिलकर अभी हाल ही में एक कैंपेन स्टार्ट किया है, उसका नाम बताइए क्या है। अगर आपने दोस्तों ये न्यूज़ पढ़ी है तो आप आसानी से सील द डील कैंपेन के बारे में बता सकते हैं। अंडर सील द डील SBI and Magic Bricks will be hosting a mega online property show for SBI approved project। जो SBI के द्वारा अप्रूवल मिला जाता है जिन प्रोजेक्ट्स के लिए, तो इनका एक ऑनलाइन प्रॉपर्टी शो मेगा शो होगा, तो इसको ये लोग बताएंगे, मतलब सील द डील कैंपेन। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें।
अगला जो दोस्तों पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि एसबीआई ने लॉन्च किया है वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट एसबीआई एक्सक्लूसिव इन कोची। अब ये एसबीआई एक्सक्लूसिव ये है क्या? देखो, ये वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट है और ये कहाँ पर किया है? कोची, केरला में। द प्रोडक्ट वॉज लॉन्च बाय चीफ जनरल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के केरला में। उनका नाम क्या है? एस वेंकट रमन। ओके, तो एसबीआई एक्सक्लूसिव जो है ये क्या है? इसका मेन टारगेट क्या है? फास्ट ग्रोइंग एफ्लुएंट एंड हाई नेट वर्थ कस्टमर सेगमेंट्स ऑफ द बैंक। जो बैंक के प्राइम कस्टमर्स हैं, जो हाई नेट वर्थ कस्टमर्स हैं, उनके लिए ये स्कीम लाई गई है। तो इसको नाम दिया गया है वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट। ठीक है, एसबीआई एक्सक्लूसिव। ये नाम जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन आपका एसबीआई का है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे एसबीआई के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगला जो दोस्तों पॉइंट है, इसमें कहा गया कि फ्यूचर ग्रुप और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो कार्ड है, ये इन्होंने को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया अभी हाल ही में। तो आप जानते हैं कि फ्यूचर ग्रुप क्या है? बिग बाजार जो है वो फ्यूचर ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो ये फैशन लाइफस्टाइल डिपार्टमेंटल स्टोर में आता है। तो इसने एसबीआई कार्ड जो है ये लॉन्च किया है। सेकेंड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो लॉन्च किया है, जिसमें क्या है? बहुत सारे ऑफर जो है कस्टमर्स को दिए जाएंगे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में जो को ब्रांडेड कार्ड जो है, क्रेडिट कार्ड, ये किसने लॉन्च किया? ये किया है फ्यूचर ग्रुप ने। ठीक है, तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि जो लोग जाके पार्टिकुलर इस फैशन स्टोर या फिर फ्यूचर शॉप से जाकर शॉपिंग करेंगे तो उनको कुछ पॉइंट्स या फिर कुछ ऑफर्स मिलेंगे। ओके, द सेंट्रल, इनके नाम नोट डाउन कर ले, एसबीआई सेलेक्ट और सेलेक्ट प्लस, ये दो कार्ड है। ओके, जो कि पॉइंट्स, रिवार्ड पॉइंट्स स्ट्रक्चर पर वर्क करेंगे और अगर आप शॉपिंग करते हैं फ्यूचर ग्रुप से तो आपको यहाँ पर पॉइंट्स मिलेंगे। अगला जो दोस्तों पॉइंट है, इसमें कहा गया कि पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया है कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड। अब देखो, ध्यान रखना है यहाँ पर कि मैं आपको डायग्राम की फॉर्मेट में बताना चाहूँगा। ये आपकी पॉइंट ऑफ सेल मशीन है, पीओएस मशीन। ठीक है, तो आप जब देखते हैं, जब कभी भी आप पॉइंट ऑफ सेल मशीन में कोई भी ट्रांजेक्शन करने जाते हैं तो वो क्या करता है? या तो इधर से एंटर करता है या फिर इधर पर स्वैप करता है। लेकिन कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होगा कि आप डायरेक्ट जाएं और इस मशीन के ऊपर टच कर दें जो आपका कार्ड होगा, तो उस फिनोमेना पर ये मशीन वर्क करेगी। तो पंजाब नेशनल बैंक ने कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट डाउन कर लें कि कॉन्टैक्टलेस कैसे वर्क करते हैं। ओके, और इनके नाम बहुत ज़रूरी है, पीएनबी वेव एंड पे कॉन्टैक्टलेस कार्ड। ठीक है, और ये किसके द्वारा लॉन्च किए गए? उषा अनंत सुब्रमण्यम, ये एमडी और सीईओ हैं कहाँ की? पंजाब नेशनल बैंक, इनके द्वारा ये लॉन्च किए गए। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगला जो दोस्तों पॉइंट है, इसमें कहा गया कि एफजीआईआई, अब ये किस में आया है? ये बैंका इंश्योरेंस में आ चुका है और इसका बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ टाई अप हुआ है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपसे पूछता है कि बैंका इंश्योरेंस क्या होता है, देखो कोई भी बैंक, ओके, अगर वो इंश्योरेंस सेल करती है, ठीक है, तो हम एक वहाँ पर टर्म यूज़ करते हैं बैंकिंग में, तो उसको हम क्या कहते हैं? बैंका इंश्योरेंस। बिल्कुल साधारण भाषा में हम इसको इस तरह से समझेंगे। बाकी जब मैं बैंकिंग एक्टिविटीज़ आपको कराऊंगा, बैंकिंग के टॉपिक बताऊंगा, तब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको। ठीक है, तो एफजीआईआई, अब ये किस में आ गई है? बैंका इंश्योरेंस। इसका टाई अप हुआ है किसके साथ में? महाराष्ट्र के साथ में। तो फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जिसका नाम क्या है? एफजीआईआई, इसने अनाउंस किया है कि अब वो टाई अप करेगी पुणे बेस्ड बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ में। तो इसमें क्या है कि आसानी से जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कस्टमर्स हैं वो अब इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं बैंक के थ्रू। ठीक है, अगला जो दोस्तों पॉइंट है, इसमें कहा गया कि कॉर्पोरेशन बैंक जो है इसका रेलीगेयर के साथ में अभी हाल ही में एक टाई अप हुआ था। ओके, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो कॉर्पोरेशन बैंक है इसने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया किसके साथ में? रेलीगेयर हेल्थ केयर इंश्योरेंस कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसके साथ में, टू मार्केट इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ द बैंक अक्रॉस द इंडिया। ठीक है, तो इस बैंक की हेल्प से इन सारे प्रोडक्ट को सर्कुलेट करा जाए भारत में, उस वजह से ये टाई अप इनका हुआ है। और कॉर्पोरेशन बैंक होल्ड अराउंड 5% स्टेक इन रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस। तो इसमें कितने परसेंट इसके जो है? 5% स्टेक हैं इस कंपनी के अंतर्गत। ओके, अगला जो दोस्तों पॉइंट है, इसमें कहा गया कि कर्नाटका बैंक ने अभी हाल ही में क्या किया था? एक पैक्ट साइन किया है किसके साथ में? तीर्थ एग्रो टेक्नोलॉजी के साथ में। अब ये है क्या? देखो, पैक्ट का मतलब होता है कि एक तरीके से दोनों के बीच में एक समझौता होना। तो कर्नाटका बैंक लिमिटेड जो है इसने एक एमओयू भी हम इसको कहेंगे। तो ये राजकोट का प्रोडक्ट है, तीर्थ एग्रो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये क्या करता है दोस्तों? ये जो एग्रीकल्चरल मैकेनिज्म है या फिर एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स हैं, इनको ये मैन्युफैक्चर करता है। तीर्थ एग्रो
टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसके साथ कर्नाटका बैंक का एक टाई अप हुआ है। अब इस जो MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इसका मेन एम क्या है कि प्रमोट करना एग्रीकल्चरल मैकेनिज्म, जो इसको, ठीक है, एग्रीकल्चरल को प्रमोट करना और इसके इक्विपमेंट को लोगों तक मुहैया कराना, इस MOU का ही मेन एम है। P जयरामा भट्ट जो है ये MD है, CEO है, ठीक है, इस बैंक के लिए। ये कर्नाटका बैंक की यहाँ पर बात हो रही है, ओके। तो ये चीज़ आप दोस्तों नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में कर्नाटका बैंक ने लॉन्च किया है एक मंथ का कैंपेन है टू प्रमोट अ ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, जो क्या है KBL सुरक्षा, ओके। और लॉन्च इन एसोसिएशन में किसके साथ में, यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने बातें बताई हैं दोस्तों, आप इनको एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ें, आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। साउथ इंडियन बैंक ने क्या किया है कि एक फुल्ली फ्लेज्ड NRI फोकस मोबाइल बैंकिंग ऐप जो है लॉन्च कर दिया। इस एप्लीकेशन का क्या नाम है, SIB मिरर प्लस। साउथ इंडियन बैंक SIB का मतलब है और मिरर प्लस टोटल ये नाम रखा गया है। तो ये NRI फोकस मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है। तो द ऐप प्रोवाइडेड अ सिंगल टैप सोल्यूशन टू द फुल्ली सिक्योर ऑल डिजिटल ट्रांजेक्शंस फ्रॉम द फ्रॉड, ठीक है। तो ये चीज़ें बैंक अगर जारी करता है तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला जो दोस्तों पॉइंट क्या है, लक्ष्मी विलास बैंक ने लॉन्च किया है QIP, जिससे कि 600 करोड़ की फंडिंग को रेज किया जा सके। तो लक्ष्मी विलास बैंक ने लॉन्च किया है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP, जिसमें रेज किया जाएगा 599.88 करोड़ वाई इशूइंग 4.25 करोड़ शेयर्स इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। और ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट डाउन कर लें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि कितने टोटल अमाउंट को रेज करने के लिए ऐसा लक्ष्मी विलास बैंक ने किया, ओके। दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, तब तक आप यहाँ पर जो प्लेलिस्ट दिख रही हैं आप इनको देख सकते हैं और लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप जरूर पूछें और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।